एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 63 और आज की वर्कशीट में हम लोग संघवाद चैप्टर की पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसका इस चैप्टर से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ 10 प्रश्न दिए गए हैं और उन 10 प्रश्नों का उत्तर लिखकर हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, मतलब सत्ता एक जगह से केंद्र से राज्य में, राज्य से पुनः स्थानीय स्वशासन में, इस तरह से सत्ता का जो बंटवारा हुआ है, तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है और संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से यहाँ 10 प्रश्न दिए गए हैं और इन 10 प्रश्नों के उत्तर हम लोग बारी बारी से एक एक कर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर जानना। पहला प्रश्न है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो इसका उत्तर है, जब केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर राज्य तथा स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण का सही अर्थ शक्तियों का बंटवारा है। उसके बाद है प्रश्न 2 और प्रश्न 2 है, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका उत्तर है, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है, हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका उत्तर है, हमारे संविधान के अनुसार, यहाँ हमारे होगा, हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। और प्रश्न 4 है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को नगर निगम, बड़े शहर या नगर परिषद, छोटे शहर कहते हैं। मतलब जो बड़े शहर होंगे उसमें नगर निगम होगा और जो छोटे शहर होंगे उसमें नगर परिषद होगा। तो ये वहाँ की स्थानीय लोकल बड़ी ये होगा, ये लोकल गवर्नमेंट है। और इस तरह से स्थानीय सरकारें शहरी क्षेत्रों में काम करती हैं। इनके 2 नाम होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद। बड़े और छोटे शहरों के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। उसके बाद है प्रश्न 5, हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है? तो हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण देखा है। सत्ता के विकेंद्रीकरण में सत्ता में शक्तियों का बंटवारा होता है, तो इस शक्तियों को पंचायतों तक ले जाते हैं। इन शक्तियों को हम गांवों तक और अपने देश के अंतिम व्यक्ति तक ले जाते हैं, जनता तक ले जाते हैं, ताकि जनता का अधिक से अधिक भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो सके। इसलिए स्थानीय सरकारों की आवश्यकता है। और स्थानीय सरकारों की एक और खासियत है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से और त्वरित गति से होता है और जिन समस्याओं का समाधान जिस जगह पर चाहिए उसी का समाधान होता है। इसलिए भी स्थानीय सरकारों की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली में बैठे लोग नहीं देख सकते हैं कि किसी गांव के किस गली को बनानी है, कौन सी नली टूटी हुई है। तो इतने निचले स्तर तक काम करने के लिए, इतने निचले स्तर तक विकास का काम करने के लिए स्थानीय सरकार की आवश्यकता है, जिसको हम कुछ बिंदु में समझ सकते हैं। जैसे कि इसका उत्तर है, सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी के लिए स्थानीय सरकार की आवश्यकता है और जमीनी स्तर पर विकास योजनाओं को लागू करने के लिए स्थानीय सरकार की आवश्यकता है और बेहतर प्रशासन के लिए भी स्थानीय सरकार की आवश्यकता है। उसके बाद है समवर्ती सूची में, प्रश्न 6 है, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो इसका उत्तर है, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हमारे यहाँ 3 सूचियाँ हैं, एक है केंद्र सूची, और दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसकी चर्चा इस प्रश्न में की गई है। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है और कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। मतलब ये विषय केंद्र के दायरे में होंगे
और राज्य सूची के अंतर्गत जितने विषय रखे जाएंगे ये सारे विषय राज्य के सरकार के दायरे में आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची है, शिक्षा के लिए केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। लेकिन जब एक ही बिंदु पर एक ही बात पर दो कानून बन जाए, राज्य सरकार भी बना दे और केंद्र सरकार भी बना दे, तो उस स्थिति में जब विवाद उत्पन्न हो जाता है कोई, तो वैसी स्थिति में समवर्ती सूची में बनाए गए कानून में केंद्र सरकार के कानून को मान्यता मिलती है। इसलिए समवर्ती सूची में उल्लेखित विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र के कानून को माना जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 7, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को फिर से लिखिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है, तो ये रेखांकित है, अंडरलाइन है, तो यहाँ होगा विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है, ना कि कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। उसके बाद प्रश्न 8 है, रिक्त स्थान भरिए। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा 21 अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। तो हमारे यहाँ 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी को हम इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन हिंदी को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित की गई है। उसके बाद है प्रश्न 9, और प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है USA, दूसरा है स्विट्जरलैंड, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा स्पेन। तो इसका उत्तर स्पेन होगा। उसके बाद है प्रश्न 10, और प्रश्न 10 है, नीचे अभिकथन A और कारण R दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो अभिकथन A है सिंहलियों, यहाँ तमिल नहीं होगा, वीडियो नहीं होगा, सिंहलियों होगा। आप इसको सिंहलियों पढ़िएगा। सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। और कारण आर है, एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म की रक्षा करेगी और बढ़ावा देगी। तो यहाँ इसका उत्तर ए होगा कि कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 63 SST की, और आपने ये वर्कशीट कंप्लीट की। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।